नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हमारे देश में एक पर्व के रूप में हम उसे मनाते हैं और बापूजी यानी कि हमारे जो राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, उनका जन्मदिवस होता है और इसके साथ ही हम जयंती मनाते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। जैसा कि मैंने कहा, हमारे देश के वो दूसरे प्रधानमंत्री रहे। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के बाद स्वर्गीय शास्त्री जी ने पदभार संभाला था और इसलिए भी हम बड़ी श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो कृतित्व था, वो इतना सादगी से भरा हुआ था कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है उनकी सादगी के इर्द गिर्द ही घूमेगा और इस कार्यक्रम का नाम ही हमने रखा है कि सादगी के प्रतीक श्री लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पर बात करने के लिए आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हैं राज्य अभिलेखागार के निदेशक रह चुके डॉक्टर लालता प्रसाद जी और साथ ही मेरे साथ हैं प्रोफेसर अमल शंकर शुक्ल, जो कि बड़ी करीब से इन्होंने अध्ययन किया है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। आप दोनों ही का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। 2 अक्टूबर को विशेष रूप से एक पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं, न केवल महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर, बल्कि जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी सादगी भरे जीवन को हम उनकी जयंती के रूप में भी याद करते हैं, क्योंकि इसी दिन उनका भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर के दिन। आप लालता प्रसाद जी, आप जो हैं राज्य अभिलेखागार में रहे हैं और तमाम अभिलेखागारों से आपका वास्ता रहा है। इतिहास लाल बहादुर शास्त्री जी को किस तरह से देखता है, उनकी सादगी को किस तरह से देखता है? लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जीवन है और उनकी जो शैली है जी, बहुत सरल स्वभाव और उनका जो सिद्धांतवादी विचारों के व्यक्ति थे जी। ऐसे हम महापुरुष के रूप में हम उनको मानते हैं जी, क्योंकि जो व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से अपना जीवन जिया है जी और जो सादगी की एक प्रतिमूर्ति रहे वो जी। एक बार वो 1952 में जब गृह मंत्री थे वो भारत सरकार में, तब वो एक व्यक्ति आया उनसे मिलने, उनके आवास पे आया, तो नौकर से पूछा आगंतुक ने कि मुझे शास्त्री से मिलना है जी। तो दरवाजा खटखटाया तो शास्त्री जी स्वयं बाहर आ गए जी। और उन्होंने पूछा तो उस आगंतुक ने कहा मुझे मंत्री जी से मिलना है। तो वो अंदर कहने लगे रुकिए, आप रुकिए, अभी आप यहीं रुकिए, मैं भेज रहा हूँ जी। वो अंदर गए और खुद अपने नौकर से उन्होंने कहा कि जाओ कि मुख्य द्वार पे जाओ, उनसे कह दो लाल बहादुर शास्त्री जी आपको अंदर बुला रहे हैं जी। अब जो व्यक्ति वो अंदर गया तो देखा वो व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री ही थे। अच्छा, वो स्वयं थे जी। और अमूमन ये है कि वो सादगी के मतलब ये कहीं कोई उनका कोई दिखावा नहीं था जी। हम कह सकते हैं इतिहास के दृष्टिकोण में कि उनकी जो वो धरातल के व्यक्ति थे जी, उनकी जो सरलता और सहृदयता थी और एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे वो जी। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था कभी जी। सिद्धांतवादी थे और जीवन में बिल्कुल दर्शन की तरह उन्होंने जीवन को जिया अपने। प्रोफेसर शुक्ला, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि बाल्यकाल में ही उनके पिताजी चल बसे थे, तो निर्धनता में एक तरह से कह लीजिए या अभाव में उन्होंने जीवन जिया, तो कैसे वो इतने दृढ़ संकल्प व्यक्ति बने? शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं, अंकुरण ही किसी वृक्ष का मूल होता है जी। शास्त्री जी जब 2 अक्टूबर 1904 में पैदा हुए, मात्र जब 1.5 साल के थे तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया जी। माता उनको अपने ननिहाल लेके चली गई। मुगल सराय से बनारस दूर था, पढ़ाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, नाव को 3 पैसे देने के लिए नहीं थे। तो ये सर्वविदित है कि वो गंगा की, वो भी बनारस की गंगा और वो भी रोज दिन में 2 बार पार करके जाना, और शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी नींव पड़ी, जिससे कि उन्होंने अपने जीवन को कि उनके लिए साधन
महत्वपूर्ण नहीं थे, उनके लिए कर्म महत्वपूर्ण था। सादा जीवन उच्च विचार की जो आजकल हम लोग परिकल्पना करते हैं, शायद उसकी प्रतिमूर्ति शास्त्री जी थे। उन्होंने जिस तरीके से जीवन जिया, ये उनके इतने ज्यादा अनुभव हैं जिसको उन्होंने पूरे एक प्रधानमंत्री तक बनने के बाद जिन्होंने अपने लिए थर्ड क्लास की ट्रेन के लिए कहते रहे अपने लोगों से कि मैं भी जनरल में चल सकता हूं, तो ये शायद ऐसा अनुकरणीय मार्ग वो दे के गए। शायद आज के हमारे जो राजनेता हैं उनको जरूर आज की परिप्रेक्ष्य बदला हुआ है, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को हर किसी के लिए है। जी, विनम्रता। जी। एक बचपन में बाल्यावस्था में था सर जी कि बच्चों के साथ बगीचे गए जी, और 4-5 बच्चों के साथ लेके गए। बच्चों ने आम तोड़े बगीचे में, और तब तक माली आ गया। तो उन्होंने आम तोड़ के बच्चे तो चले गए, इन्होंने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया जी, तो इनके हाथ में था जी। तो माली ने एक झापड़ भी मारा उनको। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी नहीं है। तो उस माली ने कहा जब तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तुम्हें तो और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और मतलब वो बिल्कुल, और एक झापड़ और मारा, क्योंकि ये घटना ऐसी है, वो बालक, नन्हा बालक, आंख में आंसू जरूर आ गए, लेकिन उसने ये जरूर प्रण कर लिया कि मुझे अपने माता पिता के जो आदर्श हैं, पिता नहीं है तो कोई आगे से मुझे ये ना कह सके कि एक पिता का जो जिसका अनाथ बच्चा नहीं है ये, और इसके जो चरित्र है वो सर्वोत्कृष्ट रहेगा। और शायद पूरे जीवन भर उन्होंने इसको अपनी सादगी पूर्ण जीवन में उन्होंने दिखाया। अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी वही सादगी दे के गए जो कि आज देखने को बहुत कम मिलता है जी। तो विनम्रता, सादगी, सरलता, इसकी बात हमने की कि ये सारी चीजें उनका जो व्यक्तित्व था उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी, और शायद यही वजह है कि आज हम उन्हें सादगी के प्रतिमूर्ति के रूप में याद भी कर रहे हैं। आगे देखने में ये भी आता है कि उनका परिवार भी जो है कमोबेश इसी तरह से हो गया था। जहां तक उनकी पत्नी स्वर्गीय ललिता शास्त्री जी की बात है, तो वो भी जो है उनके फटे पुराने जो कुर्ते हुआ करते थे उनसे रुमाल बना के और अपना सारी उनको आज हम कहते हैं रीयूज, रिसाइकिल, वो उन्होंने शायद ये पहले ही कर लिया। उनका व्यक्तित्व की सादगी इससे भी आती है कि अभी एक जो हम लोगों ने दृष्टांत दिया, एक बार वो अपनी पत्नी के लिए, प्रधानमंत्री थे, साड़ी लेने के लिए गए जी। तो क्योंकि प्रधानमंत्री थे तो लोग जानने लगे थे, तो जैसे ही दुकानदार के पास गए तो उन्होंने, दुकानदार पहचान गया तो उनके आश्वास में लग गया। तो शास्त्री जी ने कहा कि देखिए इसकी जरूरत नहीं है, मुझे 3-4 साड़ी चाहिए। तो अच्छी दिखाने लगा, कहने लगे ये तो बहुत महंगी है, ये मैं नहीं ले सकता हूँ। तो उसने थोड़ा सा और कम वाली दिखाई, तो वो कहने लगे ये भी बहुत महंगी है, तुम अपनी दुकान की जो सबसे सस्ती साड़ी है वो हमें दिखाओ, और मैं, आप समझ लो, मैं पैसे दे के लेके जाऊंगा, और मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो वो जो सबसे सस्ती साड़ियाँ थी वो अपनी धर्मपत्नी के लिए और परिवार के लोगों के लिए लेके गए। तो ये सादगी भरा जीवन एक प्रधानमंत्री होते हुए जो साइकिल से दिल्ली की सड़कों पे चला, जिसने अपना, उनका एक और दृष्टांत आता है कि जब वो रेल मंत्री बने, 1956 की बात है, तो पहली बार उनका मुंबई का दौरा था, तो जाना था, तो दिल्ली से चले, तो पहली बार जब वो मंत्री के रूप में बैठे तो ठंडा डब्बा लगा, तो उन्होंने बुला के पूछा ये क्या है? मतलब सर आपके लिए कूलर लगाया गया है जी। तो कहने लगे ये आम जनता को आप लगाते हैं? कहले नहीं सर, उनके लिए नहीं लगाते। कहले अगला स्टेशन जो आए उस पे ये आप कूलर हटा दीजिएगा। तो आज भी रेलवे ने उस डब्बे को जिसमें शास्त्री जी चले थे रखा है, वहाँ पर लकड़ी लगी हुई है। मथुरा के स्टेशन पे पहले वो कूलर हटाया गया और तब वो अपने को व्यवस्थित कर पाए वो जीवन में कि उस डब्बे में वो कैसे बैठ सकते हैं जब वो आम जनता के लिए वो नहीं दे सकते। तो उनका दृष्टिकोण ऐसा नहीं था कि अपने लिए अलग है और दूसरे के लिए अलग है। तो ये आज के संदर्भ में ये जो भौतिकवाद है उसमें शास्त्री जी बहुत ही ज़्यादा सर्वोक्त हैं और उनके प्रति जितना भी हम लोगों को जानना चाहिए, युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला, मैं आऊँगा उस बात पर। पहले लालता प्रसाद जी से मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक हमने उनकी सादगी की बात की, उनके जीवन में जो सरलता रही उसकी बात की।
स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हो, तो उस समय उस दौर में एक से एक दिग्गज नेता थे, तो स्वतंत्रता संग्राम में विशेष रूप से उनकी क्या भागीदारी रही और किस तरह वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच पाए? सर, इस स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन में तो वो स्वयं बहुत पहले ही आना चाहते थे, बल्कि इनके परिवार वालों ने एक बार कहा था कि ऐसा कि तुम इन परिवार को देखो, जी जी, ये सब चीज़ बात की चीज़ें हैं, बिल्कुल, और परिवार का भरण पोषण कैसे होगा जी। लेकिन उनकी जो अंतरात्मा थी वो माँ से प्रेरणा थी, तो सब कुछ छोड़ के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। जब इनकी उम्र 11 साल की थी तब इनका जो है महात्मा गांधी के संपर्क में आए और आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की। अंत में बाद में जब स्वतंत्र हो गया तब इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको अपने सहायक के रूप में रखा जी। और प्रधानमंत्री रहते हुए भी नेहरू जी ने इतना अपना विश्वास पात्र बना लिया था कि नेहरू जी ने धीरे धीरे अपने सारे जो असंभव वाले काम थे वो सब डाइवर्ट करते गए शास्त्री जी पर जी। और उन्होंने एक बार कहा था कि हमें वो प्रधानमंत्री पद की जरूरत नहीं है, हमारे लिए लाल बहादुर शास्त्री ही जी हैं जो हम इनको अपना सारा कार्यभार देंगे। और लास्ट में ये हुआ कि निर्विरोध रूप से कांग्रेस के सचिव बनाए गए। और फिर जब नेहरू जी की डेथ होती है उसके बाद निर्विरोध रूप से इनको प्रधानमंत्री के रूप में चयन किया गया। गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित हुए। जब स्वतंत्रता आंदोलन चला 16 साल की उनकी उम्र थी 1920 में उन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग आंदोलन से अपनी शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना 1930 में उसमें आ गए और इतने दृढ़ थे, कई बार जेल गए, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय को अंग्रेज कभी डिगा नहीं पाए और वो अपनी सादगी से ही अपनी बात मनवाते चले गए। तो जेल भी उनको रोक नहीं पाई, निर्विरोध रूप से वो आगे आते रहे। कांग्रेस का जो नेहरू जी का अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस आज यहाँ तक कैसे पहुंची, तो शास्त्री जी ने अपना जो लोकतंत्र का पर्व मनाना शुरू किया। 1952 का इलेक्शन जीते, कांग्रेस को बहुत आगे लेके गए, क्योंकि उनका एक ही था गरीब उत्थान, गांव का उत्थान, पिछड़ों का उत्थान। इसके लिए उन्होंने जो है जाति के बहुत वो विरोधी थे। श्रीवास्तव होते हुए भी जिस दिन उन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी शास्त्री की डिग्री पूरी की तो उन्होंने कहा कि मैं जाति नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब हम लोगों को बांटती है, इसलिए मैं शास्त्री लगाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने 52 का चुनाव हो, 57 का चुनाव हो, 62 का चुनाव हो, और कांग्रेस एक समय जब 62 में काफी ज्यादा उसकी आलोचना हो रही थी क्योंकि चीन का युद्ध हुआ था, लेकिन शास्त्री जी की ही वो नींव थी, वो सिद्धांत थे जिससे कि कांग्रेस में लोगों का एक भरोसा था कि शास्त्री जी हैं। और इसी भरोसे को जब नेहरू जी की 9 जून को मृत्यु होती है तो शास्त्री जी जो है वो प्रधानमंत्री निर्विरोध चुने जाते हैं। तो ये उनका सर्वकालिक सर्वप्रिय नेता और सादगी से ही वो प्रिय बने जी। और यही जैसा कि आपने बताया कि काशी विद्यापीठ से डिग्री लेने के बाद और वो छुआछूत के भी विरोधी थे, गुरु विरोधी रहे, तो शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी जी का ये बेटा लाल बहादुर श्रीवास्तव वो लाल बहादुर शास्त्री इस तरह से बन गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है और अनुकरणीय है आज के ज़माने में कि जहाँ ऐसा नेता जो कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचता है और वो इतनी सादगी से, और एक वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आकर के ये कहता है कि उसके साथ छुआछूत हुआ है तो हमारा सिर जो है वो शर्म से झुक जाना चाहिए। ये आज के युग में अगर हम देखें तो कितना प्रासंगिक है ये कथन। ये बहुत प्रासंगिक है। अगर हम साइंस पे जाते हैं तो 8 जातियां हैं, खून का रंग सबका लाल होता है, तो 4 ब्लड ग्रुप हैं, सबका पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये इसके अलावा कोई जाति होनी नहीं चाहिए। और शास्त्री जी शायद मैं मानता हूँ कि ये उनके ही दिए हुए सिद्धांत थे कि जिनको आज हमें बहुत उनको लेके और आगे बढ़ना, उनका अनुसरण करना। और सर ये व्यक्तित्व का जो विकास है सर लाल बहादुर शास्त्री का,
उसका प्रमुख कारण रहा कि वो शुरू से अध्ययनशील रहे जी, हमेशा ज्ञान संचय करते रहे जी, और हमेशा वो समय मिलता तुरंत अपनी पुस्तक लेकर पढ़ते थे और उन्हें ये ज्ञान संचय के कारण ही उनके व्यक्तित्व का विकास भी संभव हुआ है। अकेले ज्ञान संचय ही नहीं किया, उन्होंने भारत की आत्मा को जाना कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसान में बसती है, नौजवान में बसती है, देश के जवान में बसती है। और ये उन्होंने इस तरीके से उस ज्ञान को जो जिसे हम कॉमन आदमी कहते हैं, उस आदमी तक, गांव के आदमी तक उन्होंने अपनी जितनी भी मिनिस्ट्री उन्होंने रही, उस मिनिस्ट्री में उनका सर्वोच्च प्राथमिकता यही थी कि वो उस गांव के परिप्रेक्ष्य के, देश के आम नागरिक को कितना आगे लेके जाते हैं, चाहे वो परिवहन मंत्री रहे हों, चाहे वो ग्राम विकास मंत्री रहे हों, चाहे वो रेलवे मिनिस्टर रहे हों, चाहे वो होम मिनिस्टर रहे हों, उन्होंने और फिर प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया, उसमें उनका सर्वोपरि लक्ष्य था कि गांव जब बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था हमारी गांव की अर्थव्यवस्था है, इसको बढ़ाने के लिए हमें गांव का विकास करना चाहिए। आपने गांव की बात की, आपने खेत की बात की, किसान की बात की, तो मुझे ध्यान आता है कि अकाल के उन दिनों में शास्त्री जी ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान भी दिया था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति एक दिन व्रत रख ले, जो हमारी परंपरा में है, सनातन परंपरा में, तो अगर प्रत्येक व्यक्ति एक दिन, सप्ताह के एक दिन में व्रत रख ले, तो हम इस मुसीबत से भी पार पा सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि वो 1965 एक तो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, अमेरिका पाकिस्तान को मदद कर रहा था, उस समय भारत की कृषि अमेरिका के ऊपर निर्भर थी। अमेरिका ने कह दिया कि हम, अगर आप पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे तो हम आपको अन्न नहीं देंगे, लेकिन शास्त्री जी ने देश को झुकने नहीं दिया। उन्होंने एक नारा दिया कि एक तो जय जवान जय किसान, जिससे कि हमारा जो जवान लड़ रहा था पाकिस्तान और की सीमाओं पे, वो भी सशक्त रहे और किसान को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने खुद अपने, जब उन्होंने देश के नागरिकों से आह्वान किया कि वो हफ्ते सप्ताह में एक दिन खाना न खाएं, तो उन्होंने अपने यहाँ अपने बच्चों तक को सिर्फ सुबह का खाना देते थे और रात का खाना नहीं होता था। एक फल और एक दूध के अलावा अपने बच्चों को भी उन्होंने पूरे 1965 जब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हुआ। साथ में आज हम जो श्वेत क्रांति देखते हैं दूध के लिए, ये श्वेत क्रांति भी लाल बहादुर शास्त्री जी की बुद्धिमत्ता थी कि गांव का विकास तभी होगा कि जब ये किसान अपनी फसल के अलावा अपने पशुओं पे भी आश्रित रहेगा, और दूध बहुत उपयोगी है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति उन्हीं का ये जो है ये भी उनका रहा, और श्वेत क्रांति भी उन्हीं के द्वारा लाई गई। और ये वो व्यक्ति है कि जो पहले करते थे और फिर कहते थे, तो शायद ऐसी निर्भीक और ऐसा साहसी और सादगीपूर्ण जीवन हर किसी के लिए अनुकरणीय है। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहता हूं मैं कि जब हम आज बात करते हैं आधी आबादी के बारे में, महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात करते हैं, तो उस समय उनकी ऐसी सोच थी। आप देखिए कि स्वतंत्रता से पहले वो जब अपने प्रदेश के पुलिस मंत्रालय में रहे, पुलिस और परिवहन मंत्रालय में रहे, तो महिला कंडक्टर जो पहले लाठीचार्ज जो होता था उसकी जगह उन्होंने पानी की ये परंपरा उन्होंने ही शुरू की कि जो है वाटर कैनन जो चलेगा, जिससे कि लोगों को चोट नहीं लगेगी, और वो जो है, तो ये उनका शास्त्री जी का था। रेलवे में जो आज हम स्लीपर में चलते हैं और कुशन वाली गद्दी मिलती है, इसके पहले पटरे लगे रहते थे, तो स्लीपर क्लास उन्होंने लाए, और उसमें ये जो गद्दी आई, ये भी उन्हीं की सोच थी कि आम जन को ये जो हमारी रेल है, ये जितनी ज़्यादा, रेल की जब बात करते हैं तो एक मात्र देश का ऐसा मंत्री रहा जिसमें मुझे याद आती है वो 22 नवंबर की घटना, जो रेल के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक दुखद घटनाओं में से है। मद्रास एक्सप्रेस चलती है और सुबह वो अरलीपुर में उसका एक्सीडेंट होता है, 800 लोग उसमें जो है हताहत, 150 लोगों की मृत्यु हुई थी, और 8 बोगी पूरी तरीके से नदी में समा गई थी। शास्त्री जी ने तुरंत पहुंचे वहां पर, और जब देखा कि विरोध बहुत है, तो उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने
तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दे दिया कि मैं जो हूँ रेलवे मिनिस्टर हूँ, ये दुर्घटना हुई, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। नेहरू जी ने जब उनका इस्तीफा अपना लिया तब कहने लगे मैं इस्तीफा तो नहीं लेना चाहता ऐसे ईमानदार व्यक्ति का, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति के निराश नहीं करना चाहता कि एक अपनी जवाबदेही है कि मंत्रालय के प्रति। तो ऐसे आदर्श जो उन्होंने सादगी से कर दिए, जिनके लिए पद की कोई वो नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, सिर्फ देश प्रेम और अपना देश बंधुत्व की भावना लेके बिल्कुल अपने सादगी के साथ उन्होंने जो है एक हमारे सामने जो है वो आदर्श भी स्थापित किए, मापदंड दे गए आज के राजनेताओं के लिए और सभी जो भी ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी में कहते हैं कि हमें हर जो अगर हम काम कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब समकालीन राजनीति में एक और मैं चाह रहा था, ये जब 1965 का युद्ध हो रहा था उस समय शास्त्री जी ने सैनिकों को वापस लाने का आदेश दिया था। इस पर हमारे यहाँ पत्रावली में मैंने देखी 13 सितंबर 1965 की बात है। तो देहरादून के नरदेव त्यागी जी हैं, यहाँ पे त्यागी रोड कहलाता है, तो उन्होंने गोपनीय पत्र लिखा शास्त्री जी को कि मैं आपसे, आपके आसपास लोग रहते हैं, एक पत्र लिखा और मैं सबके सामने ये नहीं कह सकता था, मैं पत्र द्वारा गोपनीय पत्र उन्होंने लिखा कि ये जो आपने आदेश दिया है सैनिकों को लौटने के लिए, इस समय सैनिकों का उत्साह बढ़ा हुआ है, आप उनको वापस लाने के लिए जो आदेश दे रहे हैं वो गलत है। अगर आपने आदेश दिया और लागू कर दिया तो इससे कांग्रेस में और आमजन में निराशा होगी। मैं आपको धृष्टता के साथ ये पत्र लिख रहा हूँ, कृपया इसको जो है सैनिकों को वापस बुलाया जाए और जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो विवाद समाप्त न हो जाए तब तक आप उनको वापस न किया जाए, नहीं तो कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी और जन समाज में जो आक्रोश है वो गृह युद्ध हो सकता है। बिल्कुल, ये 13 सितंबर 65 को उन्होंने गोपनीय पत्र लिखा। जी और फिर एक्सेप्ट किया उन्होंने उस चीज को। लेकिन इसके मायने क्या निकले? माने ये निकले कि उन्होंने जो एग्रीमेंट हुआ था तब उसके पश्चात ही वो वापस बुलाए गए। अच्छा, आम जनता में इसकी कोई चर्चा नहीं थी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे उनकी सादगी की, उनके जीवन के बारे में हम बात कर रहे थे। छुआछूत की हमने बात की जो हमारे समाज में एक ग्रहण की तरह बिल्कुल प्रभावी है। तो मुझे याद पड़ता है कि लोक सेवक मंडल जो लाला लाजपत राय जी ने खड़ा किया था और एक बड़ी मुहिम उन्होंने छेड़ी थी कि हम छुआछूत को जो है इस देश से बाहर करेंगे। तो शास्त्री जी ने उसमें भी अग्रणी भूमिका निभाई और बाद में लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष भी रहे हो। सर, इसी के तारतम्य में लाल बहादुर शास्त्री ने जब लाला लाजपत राय को कुमाऊं भेजा तो इन्होंने भवाली स्थान पे जाके जनेऊ धारण कराई इन्होंने। अच्छा। सारे वहाँ के लोगों को, शिल्पकारों को, टमटा हुए इन सबको शिल्पकार के रूप में लोग जानते थे, उन सबको बुला के उन्होंने जनेऊ धारण कराया है। और ये प्रेरणा लाल बहादुर शास्त्री से ही मिली थी। क्योंकि ये जनेऊ धारण करना एक बहुत बड़ी परंपरा थी और साथ में भोज किया सर कि छुआछूत मिटे, ये जो अगड़ा पिछड़ा है ये खत्म हो, आप सब भारत के नागरिक हैं, सब एक साथ हैं। तो ये उनकी सादगी, उनके व्यक्तित्व की ऐसी चीज थी कि वो करके दिखाते थे। और यही शायद इन्हीं परिवेश से 1947 में देश आजाद हुआ। बिल्कुल निश्चित रूप से। और जब हम छुआछूत की बात करते हैं, ये वर्ण व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो जब अब आपने ही जिक्र किया जनेऊ धारण करने वाला, तो जनेऊ तो सनातन परंपरा का एक अंग है, उसका वर्ण से कोई लेना देना नहीं। चाहे वो तो हमें 3 कर्तव्यों का बोध कराता है कि मातृ ऋण, समाज का ऋण और हमारे धर्म का ऋण। हम 3 जो हमारे जनेऊ के तागे हैं वो हमें यही ऋणों का बोध कराते हैं कि हम अपने इन 3 देव ऋण, पितृ ऋण और
जो है समाज के रण से उर्ण हो सके। तो ये जनेऊ तो एक ऐसी चीज है, इसे कोई भी धारण कर सकता है। और शायद हम ये कह सकते हैं सनातन परंपरा का जो आत्मसम्मान है वो यही है कि अपने देश के प्रति प्रेम, अपने परिवार के प्रति प्रेम, अपने देवताओं से प्रेम, और उन पे जो हमें ऋण मिला है, जो जीवन लिया है, तो पूर्ण हो जाए। अच्छा, आप दोनों ही अतिथियों से मैं ये प्रश्न करता हूँ। बहुत ही सादगी का प्रतीक थे, ये तो हम जानते ही हैं। भारतीय परंपरा के भी वाहक थे एक तरह से। धोती उन्होंने हमेशा पहनी। एक बार ब्रिटेन की महारानी आई थी, तब उन्होंने पायजामा पहन लिया था। तो क्या ये पुनः हम ये सोचें कि स्त्रियों के प्रति जो सम्मान उन्होंने दिखाने की कोशिश की हो? ये ऐसा लगता है। वैसे तो उन्होंने धोती जीवन में हमेशा धोती छोड़ी नहीं। एक बार का ये जिक्र आता है। पायजामा पहना तो ये भी है कि वो ऐसे रूढ़िवादी नहीं थे। अगर उनको हम ये कहते हैं कि वो रूढ़िवादी थे सिर्फ, तो ऐसी थी, लेकिन उन्होंने भारतीयता को सर्वोपरि रखा। भारतीयता को सर्वोपरि। वो इवन जब विदेश की उनकी यात्राएं हैं तो अपने साथ ही अपना रसोइयां लेके जाते थे और उनका भोजन वही बनाता था और वही भोजन उन्होंने किया है। कभी भी उन्होंने बाहर का कोई भोजन नहीं किया, क्योंकि उनका ये भी मानना था कि जैसा खाएंगे वैसे ही विचार आएंगे। तो ये उनकी सादगी और उनका जो जीवन था वैसे ही था, क्योंकि उन्हें मालूम था गाँव का खाना इंग्लैंड में या विदेश में नहीं मिलेगा। तो बल्कि हमारी संस्कृति में ये कहा भी गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो इतनी सादगी के प्रतीक हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। आप दोनों विद्वानों ने जो है इतनी महत्वपूर्ण बातें उनके जीवन के बारे में और उनकी सादगी के बारे में हम तक साझा की, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने बात की श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सादगी के साथ बिताया। 2 अक्टूबर को उनकी जयंती होती है। उस दिन हम उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करते हैं। और ये देश हमेशा उनकी सादगी और उनकी सरलता का ऋणी रहेगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और सारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।